जय हिंद दोस्तों। सीडीएस 2 2022 के क्वेश्चंस डिस्कस करें हम लोग। काफ़ी सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे। ये हिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने हिस्ट्री के 2 वीडियोस अपलोड कर लिए सीडीएस 2 2022 के क्वेश्चंस को लेकर। तो आज आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ये सेट ए के अकॉर्डिंग है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी महिला यहाँ पे, कौन सी वुमेन लीडर यहाँ पे ऐसी नहीं है जिन्होंने वर्कर्स स्ट्राइक को 1920s के दशक में ऑर्गेनाइज नहीं किया। ऑप्शन है हमारे पास सरला देवी चौधरानी, उषाबाई डांगे, प्रभावती देवी, अनुसुईया बेन। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसी भी एनसीईआरटीज में आपको डायरेक्टली ये नाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इनके बारे में अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसे एलिमिनेशन से कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन स्किप किए जाते हैं। तो सरला देवी चौधरानी, सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं। ये आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा इनका नाम। सरला देवी चौधरानी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इन्होंने ये वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला, वन ऑफ द फर्स्ट आप मान सकते हैं। नाम था भारत स्त्री महामंडल। आपको ये नाम नहीं भूलना है, फिर से समझिए। भारत स्त्री महामंडल किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा। कब किया गया? 1910 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने। आप समय देखिए, बहुत पहले का टाइम आप कह सकते हैं। 1910 में ये ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब 1920 के दशक के प्रारंभ में आप कह सकते हैं। और नाम क्या था? भारत स्त्री महामंडल। ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि स्त्रियों के उत्थान को लेकर के ये बात की गई होगी। और अगर सरला देवी चौधरानी की बात करें तो ये टैगोर फैमिली से एसोसिएटेड थी, रविन्द्रनाथ टैगोर फैमिली से। सरला देवी वॉज द डॉटर ऑफ जानकीनाथ घोषाल, जो सेक्रेटरी थे बंगाल कांग्रेस के। अब ना सवाल ये उठता है कि भारत स्त्री महामंडल का क्या उद्देश्य था? तो जैसा कि मैंने बताया, फीमेल एजुकेशन को इंप्रूव करना, सोसाइटी में फीमेल्स के स्टेटस को इंप्रूव करना, बिना कास्ट, रेस, क्लास, इन चीज़ों के रिगार्डलेस वुमेन को भी एक ओपन सोसाइटी में जगह देना। ये सब बातें, ये सब मुख्य उद्देश्य थे भारत स्त्री महामंडल के। हमने यहाँ पे देखा सी चैंपियन द वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं उषाबाई डांगे। ये आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर के अंदर 13 अगस्त का ये कॉलम है। उषाबाई डांगे जी के बारे में एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थी महाराष्ट्र से, जो कि अपने समय से काफ़ी आगे। तो आपने एक फेमस नाम सुना होगा, अगर आपने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा है तो, एसे डांगे जी का नाम, जिन्होंने जो बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। तो इन्हीं की ये वाइफ थी, एसे डांगे जी की वाइफ थी, और बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर से ये जुड़ी हुई थी। और वर्कर स्ट्रगल में आप देख सकते हैं, वर्कर स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन के कारण इन्हें अरेस्ट भी किया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये वर्कर स्ट्रगल में काफ़ी बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं इनका योगदान वुमेन के अपलिफ्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने टायरलेसली वर्क किया वुमेन अपलिफ्टमेंट को लेके, और बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन, और वुमेन वर्कर के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन की इन्होंने डिमांड की कि वुमेन की जो वर्किंग कंडीशन थी उस टाइम पे काफ़ी ख़राब स्थिति चल रही थी, तो उसे बेटरमेंट के लिए अपने वॉइस को रेज किया। तो हमने देखा कि महाराष्ट्र से उषाबाई डांगे जी, जो कि एसे डांगे की वाइफ थी, काफ़ी पुरजोर रूप से लेबर लीडर से जुड़ी हुई थी, एक लेबर लीडर थी। तो ए और बी हमारा आंसर नहीं होगा। देखते हैं थर्ड, प्रभावती देवी। यहाँ पे हमें 1920s की बात की गई, और अगर आप प्रभावती देवी जी को देखें तो इनका ये 1906 में बिहार में इनकी बॉर्न हुई थी। तो आप कह सकते हैं 1920s के टाइम पे इन्होंने कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज नहीं किया। ये कौन थी? तो ये वाइफ थी जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जेपी जी, उनकी वाइफ थी ये। तो जयप्रकाश नारायण का नाम हम सब ने सुना है, और इनकी ये वाइफ थी। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी निकलता है, क्योंकि 1906 में इनके बॉर्न ही हुई थी, तो 1920s में इन्होंने कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अनुसुईया बेन को भी देख लेते हैं। अनुसुईया बेन या फिर अनुसुईया साराबाई वुमेन लेबर मूवमेंट की पायोनियर थी इंडिया में, और इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। देखिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो कि मजदूर महाजन संघ के नाम से जाना जाता है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट यूनियन है टेक्सटाइल वर्कर का। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया का ओल्डेस्ट यूनियन क्या है टेक्सटाइल यूनियन का? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो कि इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था। अगर अनुसुईया साराभाई की पॉलिटिकल करियर की बात करें तो ये 1913 में भारत आती है, वुमेन और पुअर के बेटरमेंट के लिए, और मील वर्कर पर इनका स्पेशल फोकस था, क्योंकि ये खुद बिजनेस फैमिली से जुड़ी हुई थी। तो इनको लगता था, और इन्हें उस टाइम की सिचुएशन अगर आप देखें तो काफ़ी ख़राब वर्किंग कंडीशन थी, तो इसे लेकर ये अपने वॉइस को रेज करती थी। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर बात की गई है फीमेल मील वर्कर को काफ़ी ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता था, बहुत ही ज़्यादा। तो इन इनह्यूमन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया टेक्सटाइल वर्कर को, और टेक्सटाइल वर्कर
देखिए स्ट्राइक हुई 1914 में अहमदाबाद में। तो अगर आपको पता हो कि गांधी जी ने भी इसमें भाग लिया अहमदाबाद के मिल मजदूर हड़ताल में, तो इनके पीछे पायोनियर जो है वो अनुसुईया साराभाई ही थी। इसके बाद हमें अहमदाबाद के मिल मजदूर हड़ताल के बारे में पता ही है कि गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया था इन्हीं वर्कर्स के बिहाफ में। और जब यहाँ पे परसेंटेज हाइक की बात की जा रही थी कि नहीं, यहाँ पे जो परसेंटेज है वेजेस में, जो इनकम में, वो बढ़ना चाहिए, तो इसे लेकर के स्ट्राइक किया गया। और इसी के पश्चात आप देख सकते हैं 1920 में इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को फॉर्म किया। सो यहाँ पे हमने देखा कि अनुसुईया बेन भी काफ़ी एक प्रमुख लेबर लीडर थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो एक ही बचता है, ऑप्शन सी। अगेन ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी। हाँ, सरला देवी चौधरी जी का नाम आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। उषाबाई डांगे जी का आपको 8th क्लास की जो NCERT है आती है, जहाँ पे ऐसे डांगे जी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने ट्रेड वर्कर को ऑर्गेनाइज किया, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद अनुसुईया बेन के बारे में तो अक्सर ही किताबों में लिखा रहता है क्योंकि ये गांधी जी की काफ़ी क्लोज एसोसिएट थी। तो इस तरह से अगर आप सोचे तो ही आप इसे आंसर कर पाते, अदरवाइज एक जगह पे कहीं पे भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए होते। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, प्रभावती देवी। ये जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो ये क्वेश्चन तो हमने कल ही डिस्कस किया लास्ट के वीडियो में। इस क्वेश्चन को देखिए, एट द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द बैटल ऑफ 10 किंग्स फाउट इन द अर्ली वैदिक पीरियड। यानी अर्ली वैदिक पीरियड में जो 10 राजाओं के बीच जो युद्ध लड़ा गया, 10 राजन युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सरस्वती, दिष्टावती, परुष्णी या सुतुद्री? तो ये जो रिवर्स हैं, ये अभी इनका अगर अभी हम लोग आज की डेट में बात करें तो सभी रिवर्स के नाम अलग अलग हैं, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में नाम अलग अलग थे, ये आपको पता होगा। जैसे रावी को परुष्णी कहा जाता था, इस तरह से नाम सतलज को सुतुद्री कहा जाता था, इस तरह से नाम अलग अलग थे। सो इस क्वेश्चन का सोर्स आपको लूसेंट से लेकर हर एक बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने ओल्ड NCERT लिया है क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एंशिएंट और मेडिवल के लिए ऑफ कोर्स हमारी न्यू NCERT में काफ़ी चीज़ें हैं, बट काफ़ी चीज़ें नहीं है जो कि अगर आप ओल्ड NCERT कर लेते हैं, जैसे RS शर्मा हो गई और सतीश चंद्रा के लिए जो मेडिवल हिस्ट्री आती है, अगर इन 2 बुक्स को आप कर लेते तो आपका कोई भी क्वेश्चन शायद ही एंशिएंट और मेडिवल में आए और गलत हो। क्योंकि आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं UPSC के एग्जाम्स में और डाइवर्स रेंज के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब कॉल्ड पंचजन। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी थी, इसकी PDF अच्छी क्वालिटी के नहीं आती। इवन आप इनकी हार्ड कॉपी भी खरीदेंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लेजिबल होगी। कभी कभी जो आर्यंस का ग्रुप है जो कि 5 ट्राइब में डिवाइडेड था, ये आपस में फाइट करते थे और इसके बाद फिर इनमें से कोई एक आगे चल के आता था। तो इसी तरह से आगे बताया गया है कि ये बताया गया है कि किस तरह से भारत देश का नाम पड़ा। तो जो हमारा देश है भारतवर्ष, इसका नाम पड़ा भरता क्लेन के ऊपर, जो कि ऋग्वेद में सबसे पहले अपीयर होते हैं। तो द भरता रूलिंग क्लेन वाज अपोज बाय होस्ट ऑफ 10 किंग, यानी जो भरता क्लेन है उसके अपोज में 10 किंग का होस्ट आया, जो जिसमें से 5 जो है वो आर्यन ट्राइब के थे और बाकी 5 नॉन आर्यन पीपल थे। अब ये जो बैटल है ये कहाँ लड़ा गया? तो माना जाता है कि ये जो बैटल है वो परुष्णी रिवर के तट पर लड़ा गया था। और आज की डेट में परुष्णी रिवर को आइडेंटिफाई किया जाता है रावी नदी के रूप में। रावी रिवर हम सबको पता है, तो रावी रिवर के बीच में और इसी के बैटल में लड़ा गया। और उसके बाद डिफीटेड ट्राइब में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो पुरु ट्राइब था। और फाइनली जो सब्सिक्वेंटली भरता है उन्होंने पुरु के साथ ज्वाइन कर लिया और एक नए ट्राइब की स्थापना की जो कि कुरु कहलाई। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिर ऑप्शन सी, परुष्णी, जो कि आज के डेट में रावी नदी के नाम से कहा है। ये बहुत ही फेमस बैटल है 10 राजन युद्ध। अगर आपने कोई भी NCERT या अगर अदर बुक्स को भी फॉलो किया होगा हिस्ट्री के लिए, तो स्टार्टिंग में ही जब अर्ली वैदिक पीरियड की बात आती है तभी इस बैटल का जिक्र कर दिया जाता है, क्योंकि भारत देश का जो नाम है भारतवर्ष इसी क्लेन के युद्ध के लड़ने के पश्चात ये पड़ा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बंगाल फेमाइन ऑफ 1769-70 वाज वर्सेंड बाय, यानी जो बंगाल फेमाइन आई 1770s में, उसमें किस चीज़ ने उसे और ख़राब कर दिया और वर्सन कर दिया और स्थिति को और गंभीर कर दिया? ऑप्शन मेरे पास लोकस्ट के अटैक ने, रेड के इन्फेस्टेशन के कारण, टैक्सेशन लेवल को बढ़ा देने के कारण, या स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक के कारण। तो देखिए, सो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करते हैं। क्लास 8th NCERT का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कंपनी दीवान बनती है। 1765 के बाद जो दीवानी राइट्स मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके बाद सिचुएशन कितनी खराब होती चलती है, किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम को बढ़ा दिया जाता है और कंपनी किस तरह से रेवेन्यू कमाती है। देखिए, रेवेन्यू की जब बात की जा रही है तो कंपनी दीवान बन चुकी है, उसके बाद अपने आप को प्राइमरली ट्रेडर के रूप में भी देख रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके।
तो द एफर्ट क्या था इनका, एफर्ट ये था कि रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पे कमा सके। सो यहाँ पे देखिए केवल 5 सालों के अंदर ही गुड्स की जो वैल्यू जो बॉट की जा रही थी उसे डबल कर दिया गया। कहने का अर्थ ये है कि जो भी आपसे टैक्सेस लिए जा रहे थे वो डबल कर दिए गए कहीं ना कहीं। इसके बाद 1765 से पहले कंपनी गुड्स को परचेज करती थी गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करके, लेकिन अब जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था वो यहीं से जनरेट करके फाइनेंस किया जा सकता था। और इसके कारण क्या हुआ, सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेशन के कारण बहुत ही जल्दी बंगाल की इकोनॉमी उस टाइम पे अगर आप देखें 1770s के दशक में तो कोलैप्स करना शुरू कर गई और आर्टिसन अब गांव छोड़कर जाने लगे क्योंकि उनके पास अब कोई काम बचा नहीं और वो औने पौने दाम में मतलब बहुत ही कम कीमतों में कंपनी को अपने सामान, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सामान बेचने पर मजबूर हो गए। पीजेंट्स जो कि किसान थे वो उतने हैवी ड्यूज को, उतने हैवी टैक्सेस को पे करने में अनेबल थे, इसलिए उन्होंने अपनी पीजेंट्री छोड़ दी और आर्टिसनल प्रोडक्ट जो है, आर्टिसनल प्रोडक्ट वो भी डिक्लाइन में चला गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो आर्टिसंस के कामों में, हथकरघे हाथ से बनने वाले सामान के कामों में बंगाल काफ़ी आगे था 1770s के दशक में। लेकिन जब इतनी हैवी टैक्सेशन सिस्टम लगा दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि चाहे वो आर्टिसनल प्रोडक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हो, सारी चीज़ें कोलैप्स यानी ख़त्म होने के कगार पर चली गई। और 1770 में सबसे जो बुरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, एक टेरिबल फेमाइन आया जिसमें 10 मिलियन लोग बंगाल के अंदर वाइप्ड आउट हो गए। तो ये आप कह सकते हैं, आप देखिए 1/3 पॉपुलेशन जो है बंगाल की वाइप्ड आउट हो गई। तो इसके पीछे जो है वो जिम्मेवार है ईस्ट इंडिया कंपनी की टैक्सेशन पॉलिसीज़। सो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि 1770s के बंगाल फेमाइन की सबसे प्रमुख वजह क्या थी तो आपका उत्तर होगा क्रॉप फेल्योर। क्रॉप फेल्योर कर गई 1768 में और जो 1769 के समर में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रॉप फेल्योर कर गई। साथ साथ जो सिचुएशन को स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक वहाँ पे फैल गई, इस कारण से बंगाल फेमाइन देखने को मिली। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी सुधर सकती थी लेकिन इसे और ख़राब कर दिया गया कंपनी के द्वारा, क्योंकि टैक्स कलेक्शन में किसी प्रकार की कमी नहीं देखी गई और टैक्स कलेक्शन बढ़ा दी गई। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, the company had farmed out tax collection on account of a shortage of trained administration। क्योंकि उनके पास उतनी अच्छी, उन्हें ये नहीं पता था कि किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि वो काफ़ी नई थी इस मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन सिस्टम रखा। ये भी एक प्रमुख रीज़न था। वैसे तो सबसे अगर आप इंपॉर्टेंट रीज़न की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट करना ही उनका मकसद रहा होगा, लेकिन इसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपने आप को शॉर्टेज पाते हैं। अनसर्टेनिटी मे हैव वर्सन द फेमाइन इम्पैक्ट, यानी फेमाइन के इम्पैक्ट को किसने वर्सन कर दिया, किसने और ज़्यादा खराब कर दिया, तो इसके पीछे का रीजन है टैक्स कलेक्शन। सो ये आप पढ़ सकते हैं अच्छे से कि क्रॉप फेलियर कर गई, इसके साथ स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक हुई, लेकिन जो वर्सन किया सिचुएशन को जिसने, उसके पीछे का रीजन क्या है, कंपनी की टैक्स कलेक्शन पॉलिसीज। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि बंगाल फेमाइन के सबसे पीछे की सबसे प्रमुख वजह क्या थी, तो हमारा करेक्ट आंसर होता है स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है किसने इस सिचुएशन को और ख़राब कर दिया, तब हमारा आंसर होगा टैक्सेशन ने। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन लेने के कारण ही ये सिचुएशन और ख़राब हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि कौन से पहले इंडियन थिंकर थे जिसने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की बात की। यानी जब फेमाइंस आती हैं, जब भुखमरी, अकाल, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो किस थिंकर का ये कहना था कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि इन सिचुएशन से निपटारा किया जा सके। कहने का अर्थ ये है कि आप वर्क करिए, उसके बदले में आपको फूड दिया जाएगा। ये एक फेमाइन रिलीफ मेजर था। किनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया? ऑप्शन है हमारे पास कौटिल्य, आर्यभट्ट, चंद्रगोमी और प्रभाकर। तो अगर आप इसे ऐसे सोचें कि कौन से ऐसे इंडियन थिंकर थे जो इस तरह की बातें कर सकते हैं, तो आपके पास दो नाम आएंगे यहाँ पे, कौटिल्य और आर्यभट्टा। लेकिन आर्यभट्ट हमें पता है वो साइंस के फील्ड से जुड़े थे, तो यहाँ पे हम लॉजिकल गेसिंग के थ्रू करेक्ट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन ए। अब देखिए, ये किसी भी एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको इसकी पुष्टि के लिए सोर्स दिखा देता हूँ। सो इसी फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, जो कि काफ़ी फेमस बुक है। देखिए, अर्थशास्त्र का जब नाम आता है तो हमारे माइंड में इकोनॉमिक्स आती है, लेकिन ये जो बुक है कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा जो बुक लिखी गई है अर्थशास्त्र, वो बुक स्टेट क्राफ्ट से डील करती है। ये आपको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट क्राफ्ट का मतलब है कि किसी राजा को किस तरीके से राजपाट चलाना चाहिए, जब फेमाइन आए तो किस तरह की मेजर लेनी चाहिए, एक राजा को किस तरह की अपनी नीतियाँ बनाना चाहिए, किस तरह से। अगर आपको याद हो तो कौटिल्य ने अपना
जो अष्टांग सिद्धांत दिया है उसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि राजा का एक मित्र होना चाहिए जो उसे सपोर्ट करे। उसके बाद राजा के पास जनपद होना चाहिए जिससे वो अपनी रखवाली कर सके, राजा के पास हथियार होने चाहिए, इस तरह की बातें। तो मेनली आप कह सकते हैं कि जो कौटिल्य का फोकस रहा है वो राजा को एक बेटर वे में, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको ये हेल्प करते हैं गद्दी को हासिल करने में। उसके बाद ये चाहते हैं कि बेटर से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन राजा के द्वारा चलाया जाए और इस तरह की बातें ये करते हैं। तो अगर आपको ये भी आइडिया होता कि स्टेट क्राफ्ट वाली चीज़ें जो है वो कौटिल्य के द्वारा दी गई हैं तो इसे आप आंसर कर सकते थे। बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की बात की गई है और जैसा कि मैंने भी बताया कि एक राजा को किस तरह से अपने राजपाट चलाना चाहिए इसको लेकर के इन्होंने बात की। जैसे अगर खास करके बात करें अगर हम लोग फेमाइन की, तो फेमाइन के मेथड को कम करने के लिए क्या किया सकता है कि पब्लिक को कुछ कंसेशनल टर्म के लिए सीड वगैरह फूड वगैरह दिए जाएँ रॉयल स्टोर से। रॉयल स्टोर का मतलब जो राजा अपना खजाने रखते हैं उन खजानों को खोल दिया जाए पब्लिक के लिए, तो पब्लिक वेलफेयर की बात की जा रही है। इसके अलावा देखिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाना चाहिए, जैसे किले बनाना हो गया, इरिगेशनल वर्क हो गया। ये चीज़ें जब राजा के द्वारा चलाई जाएंगी, मान लीजिए राजा अपने किला को और मजबूत करवाना चाह रहे हैं तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा और इस रोजगार के बदले उन्हें पैसे ना दे करके फूड दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो फेमाइन आई है, जो भूखमरी की सिचुएशन, अकाल की सिचुएशन जो आई है वो कम होगी। और भी बहुत सारे देख सकते हैं, रॉयल फूड स्टॉक खोल दिया जाए, फ्रेंडली किंग से मदद ली जाए, है ना। तो ये सब जो बातें हैं ये कौटिल्य के द्वारा दी गई हैं अपने बुक अर्थशास्त्र में। इस तरह के सवाल आपको डायरेक्टली कहीं भी नहीं मिलेंगे, बट अगर आपको ब्रीफ आइडिया, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से समझा है तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे चार्वाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए एंशिएंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से दो सवाल आ गए। यहाँ पे कुमारिल भट्ट वाला पहला सवाल था, वो मैंने करवा दिया हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में, और यहाँ पे ये दूसरा सवाल। तो चार्वाक फिलोसॉफी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से यहाँ पे इसके पार्ट हैं, कौन कौन सी यहाँ पे चार्वाका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का पार्ट है। ऑप्शन है मेरे पास धूर्त, न्याय, सुशिक्षित और तीसरा है वैशेषिका। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे सोचे कि जो न्याय और वैशेषिका है वो तो खुद में ही एंशिएंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, तो वो कैसे चार्वाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का पार्ट होंगी। तो यहाँ पे आप न्याय को एलिमिनेट करेंगे तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा और वैशेषिका को एलिमिनेट करेंगे तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है, 1 और 3 ओनली। ये क्वेश्चन इसलिए ईजी है क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही है, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती। अगर मैं क्वेश्चन के सोर्स की बात करूं तो आपको किसी भी बुक में, किसी भी आर्ट एंड कल्चर की बुक में मिल जाएगा और हिस्ट्री के बुक में, जहां पे एंशिएंट फिलोसॉफिकल स्कूल की बात की गई है। मैंने यहाँ पे नितिन सिंघानिया वाली बुक ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुमारिल भट्ट वाला जो सवाल पूछा गया था, जो कि उत्तर मीमांसा स्कूल से अपना ताल्लुक रखते हैं, उनके भी यहाँ पे बात की गई है कुमारिल भट्ट की, तो मीमांसा स्कूल। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वैशेषिका स्कूल एक डिफरेंट स्कूल थी। देखिए इससे बहुत ही क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी बहुत बार पूछे जाते हैं एंशिएंट फिलोसॉफिकल स्कूल से। तो मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारी जो एंशिएंट फिलोसॉफिकल स्कूल है वो सारे PYQs को एक साथ कवर करूंगा। फिलहाल देखिए वैशेषिका स्कूल के बारे में समझ लीजिए। जो फिजिक्स की शुरुआत है इंडिया में, अगर आप देखें तो फिजिक्स की जो असल शुरुआत है वो वैशेषिका स्कूल के द्वारा दी गई, क्योंकि जो महर्षि कणाद थे उनका कहना था कि उन्होंने चावल के दानों से हर चीज़ को कंपेयर किया कि हर चीज़ जो यहाँ पे है एक स्मॉल छोटे कणों से बनी होती है। तो आप कह सकते हैं कि एटम थ्योरी जो होती है, हर चीज़ छोटे छोटे अणु और परमाणुओं से बनी होती है। इसकी शुरुआत वैशेषिका स्कूल के द्वारा ही की गई। इनके फाउंडर का नाम आपको याद रखना है, महर्षि कणाद। इन्होंने वैसे ये भी बताया कि जो यूनिवर्स की जो एवरीथिंग है, जो हर चीज़ है यहाँ पे, वो 5 एलिमेंट से बनी होती है। हमें पता है इन 5 एलिमेंट्स के नाम, फायर, एयर, वाटर, अर्थ और स्काई। इसके अलावा न्याय स्कूल, जिसके फाउंडर महर्षि गौतम थे, जिन्होंने न्याय सूत्र दिया, जो बात करते थे लॉजिकल थिंकिंग की। इनका यह कहना था कि आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे सेल्वेशन की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हम लोग कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। हमने यहाँ पे देखा कि न्याय और वैशेषिका अपने आप में एक डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है। तो हमारा ऑप्शन बचता है 2 ही, धूर्त और सुशिक्षित। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर यहाँ पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 8th से 14th सेंचुरी के बीच संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में कौन कौन से टर्म यूज किए जाते थे मुस्लिम्स को डिनोट करने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास तो तुरुस्क, ताजिका, प्रसिका और कर्दमक। तो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करते हैं।
सो ये थीम्स सीरीज की एनसीईआरटी का पेज 152 आप देख सकते हैं। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, हम सबको इसके बारे में पता है। जो न्यू वाली एनसीईआरटी आती है हिस्ट्री की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो उसके पार्ट 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया कम्युनिटीज़ के नाम के बारे में। क्या बताया जा रहा है? वी ऑफन टेक द टर्म्स हिंदू एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड एज लेबल फॉर रिलीजियस कम्युनिटीज़। यानी अभी हम लोग जो ये टर्म्स यूज करते हैं रिलीजियस कम्युनिटी को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो टर्म्स है ये काफ़ी बाद में देखने को मिले। हिस्टोरियंस का ये आर्ग्यू कहना है, जब संस्कृत टेक्स्ट को वो पढ़ते हैं और इंस्क्रिप्शंस को ये समझते हैं, खास करके 8th से 14th सेंचुरी के बीच, तो वो पाते हैं कि जो मुसलमान या जो मुस्लिम टर्म है ये कभी भी यूज ही नहीं किया गया, बल्कि जो लोग हैं वो किन टर्म्स का यूज करते थे कि जो जिन रीजन से वो आए हैं। जैसे अगर तुर्किस की बात करें, जो तुर्किस रूलर थे उन्हें डेजिग्नेट किया जाता था तुरुस्का के रूप में। जो ताजिका थे वो ताजिकिस्तान से आने वाले लोगों को ताजिका डिनोट किया जाता था, और पर्सिया से आने वाले को परसिका। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो रिलीजियस कोनोटेशन है वो नहीं दिया जाता था, बल्कि जिन एरियाज से आए हैं उन बेसिस पे नाम यहाँ पे दिया जाता था। इसके अलावा आप देख सकते हैं समटाइम टर्म यूज फॉर अदर पीपल वर अप्लाइड टू द न्यू माइग्रेंट्स। यानी कभी कभी क्या होता था कि जो न्यू माइग्रेंट्स आते थे उन्हें भी यूज किया जाता था, उनके लिए भी टर्म्स यूज किया जाता था। जैसे टर्किस और अफगान के लिए वर रेफर टू सकाज एंड यवनाज। ठीक है, यानी यवना बेसिकली ग्रीक थे, लेकिन फिर भी जो तुर्की से आए हुए लोग और अफगानिस्तान से आए हुए लोग, अफगान्स के लिए भी इन टर्म्स को यूज कर लिया जाता था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होगा मलेक्सा के बारे में। कास्ट सोसाइटी को नहीं मानते थे और जो संस्कृत से डिराइव्ड लैंग्वेजेस को नहीं यूज करते थे, उनके लिए, उन माइग्रेंट कम्युनिटीज के लिए मलेक्सा वर्ड यूज किया जाता था। इसके अलावा हिंदू के लिए भी आप देख सकते हैं कि जो टर्म हिंदू है वैरायटी ऑफ वेज में यूज किया जाता था, कोई खास एक रिलीजियस कोनोटेशन नहीं रखता था। सो हमने यहाँ पे देखा कि पर्सिया से आए हुए लोगों के लिए परिस्का, ताजिकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए ताजिका और टर्किस रीजन से आए हुए लोगों के लिए तुरुस्का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। कार्दमक, देखिए कार्दमक आपके जो है कार्दमक छत्रप जनरली यूज किया जाता था, जो शक छत्रप रीजन के जो लोग थे उनके लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री के आए हुए सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आपसे कहा जा रहा है कि सिटाडल और लोअर टाउन एरियाज में किस हड़प्पन सिटी में आपको लार्ज सिस्टम और रिजर्वोयर देखने को मिलेंगे। तो जब भी बात आती है यहाँ पे सिटाडल की, तो हमें पता है कि जो यहाँ पे एंशियंट टाउन सिटीज़ जो थे वो 2 भागों में डिवाइडेड थी। पहला अपर सिटाडल होता था और दूसरा लोअर सिटी कहलाती थी। तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? मोहनजोदारो में। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी। सो सिटाडल पर क्वेश्चन पहली बार नहीं आया, आप देख सकते हैं CAPF 2011 में भी पूछा गया था। आपको एक डिस्क्रिप्शन दी गई थी और आपको बताना था कि ये कौन सी एंशियंट साइट के बारे में बात की जा रही है। जो सेटलमेंट है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, पहला स्मॉलर और दूसरा हायर। और बताया जा रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है इसे डेजिग्नेट करते हैं सिटाडल के रूप में। सिटाडल होता है पहला और दूसरा लोअर टाउन, और दोनों ही वॉल्ड होते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग देखने को मिलते हैं इन फाउंडेशन में। तो ये किसकी बात की जा रही है? मोहनजोदारो की। ठीक है, तो धोलावीरा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है और उसकी मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि किस तरह से वाटर को मैनेज किया जाए। लेकिन रिजर्वोयर और लार्ज सिस्टम जो है वो मोहनजोदारो में भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिटाडल और लोअर टाउन की बात की गई, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता। तो यहाँ पे आए हुए हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी वीडियो जरूर देखिए, सभी सब्जेक्ट का मैंने इसी तरीके से कवर किया है, सोर्सेज के साथ डिटेल्ड एनालिसिस की है। थैंक यू सो मच।